आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 वायु और जल। ठीक है, सेफ स्कूल के बच्चों, आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में जो भी पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। आज हम पाठ पढ़ेंगे वायु और जल। वायु और जल सजीव वस्तुओं की जीवन रेखा है। ताजी वायु और स्वच्छ जल हमें स्वस्थ और निरोग रखते हैं। वायु हर जगह विद्यमान है, ये हमारे अस्तित्व का आवश्यक भाग है। हम इसे देख नहीं सकते किंतु महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वायु हर जगह उपस्थित है, ये हम इसको पकड़ के नहीं बता सकते भाई ये है, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। पृथ्वी वायु के आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा बनती है वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के ऊपर की परत जो है ना, वायुमंडल के ऊपर का बहुत बड़ा खाली स्थान है। अब इसमें जो याद करने वाली बातें हैं, बहती हुई वायु को पवन और मंद बहती हुई वायु को समीर कहा जाता है। ठीक है, अब दिखने में पवन और समीर एक ही शब्द लगते हैं, पर दोनों में अंतर ये है कि जो बह रही है बहती हुई वायु को पवन, और जो बहुत ही मंद धीरे धीमी गति से चलती रहती है हल्के, उसको समीर कहा जाता है। अब हम वायु के घटक पढ़ेंगे। वायु बहुत सी गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है, और इसमें जल, वाष्प और धूल आदि भी उपस्थित होती है। वायु के घटक में हम वायु के अलग अलग जो उसमें मिश्रण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी गैसें इसमें मिली हुई रहती है। इसमें जलवाष्प भी और धूल के कण भी उपस्थित है। ऑक्सीजन सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, सभी जानते हैं ना कि हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस प्रकार में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है, ये देखिए पौधे का चित्र बना रखा है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो सूर्य भोजन, जब पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, अब जिस चित्र दिखा हुआ है वृक्षों की कटाई, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, ये क्या काम करते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तथापि वृक्षों की बढ़ती कटाई और फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना वायुमंडल में प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। वायु में जलवाष्प भी होती है। आपने वर्षा ऋतु में चिपचिपापन अवश्य महसूस किया होगा। इसका कारण यह है कि उस समय जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। हवा के साथ जल की जो वाष्प होती है उसकी मात्रा अधिक होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें होती है जो वायु को गंदा बना देती है। आपने अवश्य ही धुआं देने वाले चिमनियों को देखा होगा। ये प्रदूषण का कारण है और ये लोगों को बीमार कर देती है। ठीक है, अब जल। सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि पृथ्वी की 70% सतह जल से ढकी हुई है। जल बिना जीवन संभव नहीं। पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के स्रोत, जल के बहुत से स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदी, झील, तालाब, समुद्र, कुएं। ठीक है, ये सब वर्षा के स्रोत है। वर्षा का जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है। जो बारिश में जो जल गिरता है आसमान से, वो सबसे शुद्धतम रूप है। जल धरती के नीचे गहराई में भी पाया जाता है। समुद्र का जल नमकीन खारा होता है, इसलिए पीने योग्य नहीं होता। जल की अवस्था है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता।
ये उस बर्तन का आकार बना लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। ठीक है, फिर भी इसकी 3 अवस्था पाई जाती है। ठोस रूप जो बर्फ में होती है, द्रव रूप जो जल में होती है, गैस रूप जो जल वाष्प में होती है। गर्म और ठंडा करने से जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। यदि जल को गर्म किया जाता है तो ये जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यदि जल को हम गर्म करते हैं तो जल भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। यदि हम जल वाष्प को ठंडा करते हैं तो ये जल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। वाष्पीकरण में तो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ संघनन में वाष्प किस में हो जाती है? जल में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखना, वाष्पीकरण और संघनन क्या है? जल वाष्प में परिवर्तन होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, और जल वाष्प जब वापस जल में परिवर्तन होती है इसे संघनन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब आता है जल चक्र। जल चक्र प्रकृति में होने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रकृति में भी जल की अवस्था बदलती रहती है। सूर्य की किरणें जलाशयों जैसे समुद्र, नदी, तालाब आदि पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें जब जलाशय, समुद्र, नदी आदि तरफ पड़ती है तो ये जल को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित कर देती है। वायुमंडल में ठंडी वायु में मिल जाती है और जल की छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है। ठीक है, सूर्य की किरण मान लो जलाशय, समुद्र, नदी के पानी में पड़ी तो पानी गर्म होकर क्या हुआ? वाष्प में बदल गया, और ये ऊपर वाष्प बनकर जब ऊपर जाता है तो वायुमंडल में ठंडी वायु में मिल जाता है। और जब इसमें ठंडी वायु मिल जाती है तो जल किस में परिवर्तित होता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? जल की छोटी छोटी बूंदों में। और ये छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती है? ये मिलकर बादलों का रूप धारण कर लेती है। और जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाते हैं और वर्षा के रूप में नीचे बरस जाते हैं। ठीक है, पानी की भाप बनी, भाप ऊपर उठी, ऊपर जल की छोटी छोटी बूंदें बन गई। ठीक है, और छोटी छोटी बूंदें किससे मिलकर? जब उसमें ठंडी वायु मिली तो उसमें छोटी छोटी बूंदें बन गई, और ये सब मिलकर उनको बादल बना लेते हैं। और बादल जब बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो भारी हो जाते हैं और नीचे बरस जाते हैं वर्षा के रूप में। ठीक है, ये जल बहकर वापस समुद्र, नदी, तालाब आदि में चला जाता है। ये चक्र चलता रहता है इसी प्रकार। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? जल चक्र। क्या कहेंगे? जल चक्र। तो हमें क्या याद रखना है? एक तो संघनन, एक वाष्पीकरण, और तीसरा जल चक्र। ठीक है, ये दिखा रखा है, देखिए चित्र में वाष्पीकरण हो रहा है। तीर के निशान देखो, सूरज के नीचे तीर का निशान ऊपर, पानी ऊपर उठ रहा है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। फिर संघनन हो रहा है, जब ये भाप ठंडी होती है, ठंडी हवा के संपर्क में छोटी छोटी बूंदों में हो जाती है। फिर उसके बादल बन जाते हैं, बादल भारी हो गए, वापस बारिश बरस जाती है। बारिश के बाद पानी बहकर वापस नदी के द्वारा समुद्र में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल चक्र के बाद हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वायु हमारे चारों ओर बहुत सी गैसें होती है और जल की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जल के बहुत से स्रोत हैं जैसे वर्षा, बर्फ, कुएं, समुद्र आदि। जल चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पाठ में हमने ये पढ़ा। ठीक है, आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।